नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने बृहस्पतिवार को देर सांझ अपने कार्यालय सभागार में आयोजित मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मंडल के जनपदों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने हेतु चल रही कार्रवाई के तहत जनपद आजमगढ़ में उपयुक्त भूमि के चिन्हीकरण की कार्रवाई शीघ्र पूरी कर ली जाए तथा जनपद बलिया में प्रस्तावित किसान सहकारी चीनी मिल सूद मिल के संबंध में मुख्यालय को पूर्व में प्रेषित आख्या पर शीघ्र निर्णय लिए जाने हेतु मुख्यालय से संपर्क करें। उल्लेखनीय है कि जनपद मऊ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने हेतु कताई मिल परदहा की लगभग 82 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गई है, जो विभाग को स्थानांतरित भी हो चुकी है। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं गोरखपुर एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की संभावना अधिक है। मंडलायुक्त ने उपस्थित उद्यमियों से कहा कि वे भी इस संबंध में अपना सुझाव दें ताकि उस पर विचार किया जा सके। अवगत कराया कि आजमगढ़ गोरखपुर एक्सप्रेसवे के पास भूमि उपलब्ध है। इस पर उन्होंने संयुक्त आयुक्त उद्योग को तत्काल इस पर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। आजमगढ़ शहर कोतवाली के लपेटू की बाग निवासी महिला ने जेठ पर मारने पीटने का गंभीर आरोप लगाया है। कोतवाली में तहरीर दी है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के लपेटू के बाग मोहल्ले की रहने वाली महिला ने बताया कि उसका जेठ आए दिन मारपीट करता है। ताज़ा मामला शुक्रवार को घटित हुआ। बच्चों के विवाद को लेकर जेठ अपनी पुत्री को मारने पीटने लगा। जब उसने उसका विरोध किया तो उसका आदमी मारपीट कर घायल कर दिया। इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया कि उसका जेठ अपनी पत्नी को भी बुरी तरह मारता पीटता था, जिसे तंग आकर पत्नी घर छोड़कर चली गई। महिला ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर जेठ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रिबा इनका नाम। तो आपके अब्बू क्यों आपको मारे हैं? जब से मेरी माँ को मार और भेज दिए उनको, इतना मारते थे वो खुद अपने आप छोड़ के घर चली गई। वो मारते थे, उनके साथ उनकी माँ भी मारती थी। अच्छा। मेरी दादी एक बार आग से जला दी थी, उठा के गाल पे उनके। जब हम बचाने गए ना तो हमको भी मारने के लिए, वो तो मेरी कजिन थी, वो हमको बचा ली, वरना और मारते। जब से मेरी माँ गई तब से एकदम हमसे इतना जलते हैं। मेरा एडमिशन होने को था लखनऊ, नहीं लिख गए। और यहाँ पे शिवली कॉलेज में मेरा एडमिशन होने का था, नाम आ गया, कह रहे वो लड़की मेरे लिए मर गई है और उसकी जहाँ भी शादी होगी तो मैं कहूँगा कि उसको उल्टा लटका के मारे। हमेशा हमको खाना उन्हें कुछ नहीं देते। उधर जाते हैं, हम काम कर लेते उस पार्ट में, पर खाना नहीं देते। कहते वो किसी लायक 4 दिन नहीं खाएगी, मर थोड़ी जाएगी। वो तो खाना हमें उनके तरफ आते हैं। आपको मारे पीटे भी हैं? हाँ, कहाँ चोट लगा? मारे। कहाँ चोट लगा? ये तो हम जल गए थे, जो उन्हीं लोग की तरफ खाना बना रहे थे। एक बार तावा पलट के तावे हम रोटी बना रहे थे, इनके लिए रोटी दे दिए थे। वो हमको नहीं पता था कि वो आएंगे, तो हम उनके लिए भी 2 बना दिए थे। तावा उठा के रोटी, पहले गर्म रोटी मेरे ऊपर फेंके, फिर तावा भी फेंक दिए मेरे ऊपर। कौन फेंका? आपके? मेरे अब्बा। अच्छा। और अपनी माँ से कहते ना उसको तो मैं सोटा मारूंगा। अच्छा। अब क्या चाहती हैं? कार्रवाई चाहती है? अब क्या, मेरी माँ को इतना मारे, अब हमको भी मारे। कहते कि इसको तो खत्म कर दूंगा, यही पे इसकी कोई नामो निशान नहीं रहेगा इस लड़की का। इनको भी मारे हैं आज? हाँ, इनको भी आज मारे हैं। जब ये हमको मार रहे थे तो ये जब उठी थी ऐसे बस बचाने के लिए गई थी, अभी गई भी नहीं थी, तो फिर इनको मारे। कह रहे कैसे मेरे लड़के को मारा वो, कैसे मेरे लड़के को मारा वो। खाती है। अच्छा, क्या हुआ कोतवाली में आई हैं आप लोग? कोतवाली में सर वो हमको मेरे जेठ मारे हैं। वो अपनी बच्चों का मामला था, बच्चे लड़ झगड़ रहे थे, तो मेरे शौहर जाके छुड़ाए। बस वही इसके छोटे भाई को मार दिए, मतलब मार रहा था वो अपनी बड़ी बहन को, तो 2 लपड़ मार के उसको हटा दिए। फिर उसका बाप दुकान से आया तो उसको क्या किए, उससे पूछे और फिर आके धड़ाधड़ अपनी बेटी को मारे, दीवार में लड़ा के। फिर हमको गुस्से खाने में हम कपड़ा धुल लेते, हमको आके भाड़ तक मारने लगे। मेरा ये कट गया, ये देखिए हाथ में कट गया सब। हमको मारे। हम कह रहे कि क्यों नहीं, तुम अपने भाई से जाके पूछ रहे थे। उस पर और मार रहा है कि क्यों मारा वो, क्यों मारा। पिस्टल रखी हुई है, हमेशा धमकी देते रहते हैं कि मार दूंगा तुम लोग को, मार के यहाँ से भगा दूंगा। सब मेरा घर है। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने थाने में की है? जी। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस लगी है? जी। क्या चाहती हैं आप? इंसाफ हमको चाहिए बस। अब वो मार खाए, मार के बदले मार चाहिए हमको। वो दूसरे की बीवी को कैसे हाथ उठा सकता है? वो सिर्फ अपनी बीवी बच्चों को मार सकता है, दूसरे की बीवी को नहीं। हाँ, अपनी बीवी को तो मार के भगा दिया। हर वक्त उसको बेल्ट से, बांस से, लाश से मारता था। ऐसा मारा था कि उसको अंदरूनी चोट लग गई थी तो इलाज किया। फिर उसकी बीवी डर के मारे भाग गई अपने मायके। है नहीं, अब हम लोग के पर खार खाया है, गलत निगाह लगाए रहता है, यही सब हरकत है उसकी।
मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कहा है कि किसानों की सुविधा के दृष्टिगत मंडल के जनपदों में खाद एवं बीज के साथ ही सभी नहरों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता बनाए रखी जाए। मंडलायुक्त ने शुक्रवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित शासन द्वारा चिन्हित सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए तीनों जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को सिंचाई की दिक्कतों से बचाने हित नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने, नहरों की सफाई तथा समय से खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित विभागों के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा करें। उन्होंने जनपद बलिया के कटहन में नहर सफाई नहीं कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया तथा जिलाधिकारी बलिया को निर्देश दिया कि इसके लिए संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई हेतु प्रशासन को संस्तुति भेजें। इसी प्रकार रेडी बेसिक के अन्य अशासकीय कार्य में व्यस्त रहने पर बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रतिभाग नहीं किए जाने पर मंडलायुक्त ने इस संबंध में संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग मोहम्मद साकिब द्वारा किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोहम्मद साकिब पुत्र फिरोज उर्फ बादशाह निवासी ग्राम फरिया थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ द्वारा अपने मोबाइल के द्वारा 30 जुलाई को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसका प्रिंट आउट साक्ष्य स्वरूप प्रार्थना पत्र संलग्न है। उक्त टिप्पणी फरिया के साकिब द्वारा अपने मित्र मोहम्मद आरिफ उर्फ मुन्ना चाकिया हुसैनाबाद के सहयोग से किया जाता रहा है। ये दोनों समाज में देशद्रोही मानसिकता से तमाम ट्वीट किया करते हैं और पता चला है कि मुन्ना उर्फ आरिफ के खिलाफ निजामाबाद थाने में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरिफ द्वारा सरकारी अधिकारियों से गृह मंत्री के खिलाफ भी पूर्व में अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसका चैट भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। ये लोग समाज विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं। इन लोगों द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, न्यायपालिका व आरएसएस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाती रही, जो क्षम्य नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त बिंदुओं पर विचार कर ऐसे समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ तत्काल उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। हरवंश मिश्र जी, आज आपने यहाँ एसपी से शिकायत की है, प्रधानमंत्री को टिप्पणी कुछ की गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के फोटो को लगा करके 15 अगस्त का उस पर स्लोगन लिख करके देश का जब अमृत महोत्सव चल रहा उस समय निजामाबाद के फरिया गांव के रहने वाला एक व्यक्ति है जो लगातार पूर्व में भी कई अभद्र टिप्पणी कर चुका है और देश के प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से लिखा है कि वो मैं आप लोगों को मीडिया के सामने बोल भी नहीं सकता कि वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करे। तो हम लोगों ने कप्तान महोदय से कहा है कि इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने वाला खुलेआम घूम रहा है तो उसका मनोबल बढ़ रहा है, तत्काल उस पर कार्रवाई किया जाए और ऐसे अराजक तत्वों को देशद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज करके तत्काल जेल डाला जाए ताकि दूसरा कोई कृत्य न कर सके। आज उसी का आश्वासन दिया है कप्तान साहब ने कि हम लोग तत्काल इस पर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करेंगे। तिरंगा झंडा भी उस दिन उल्टा करके जो है फोटो खिंचवाया गया था, क्या है वो सब वही का मामला है। वहाँ पे 2-4 ऐसे अराजक तत्व, देखिए फरिया आपने देखा होगा पूर्व में आतंकी नर्सरी रही, कुछ लोग वहाँ से आतंकवादी निकले हैं, तो मानसिकता वही। और मैं कहने में गुरेज नहीं करता कि अगर ऐसा कृत्य करने वाला कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता है, कहीं न कहीं वो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में आना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कप्तान महोदय से कहा है कि ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई चाहिए। उसके पास कोटे की दुकान भी, सरकारी सस्ते गले की दुकान, अभी हमको पता नहीं है, ये सब हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि ये लगातार देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है। इसलिए मैंने कप्तान महोदय को दिया है कि अगर ऐसी करने वाला खुलेआम घूमेगा तो ये हम लोगों के लिए जलालत है। इस देश में रहने के नाते हम यही चाहते हैं कि जो देशभक्त नहीं है वो देश में उसे रहने का अधिकार नहीं है। खबर आजमगढ़ से है, जहां रुद्री बेसिक शिक्षा चौपाल का ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह ने उद्घाटन किया। आपको बता दें, ब्लॉक रानी की सराय के तत्वावधान में प्राथमिक विद्यालय रुद्री में बेसिक शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा चल रही योजनाएं निपुण भारत मिशन, मिशन प्रेरणा, दीप एंड रील, अलांग दिव्यांग बच्चों से संबंधित योजनाओं के प्रति जन जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि श्री विपिन सिंह ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय, विशिष्ट अतिथि ब्रजेश उपाध्याय डायट प्रचार अम्बेडकर नगर, दिनेश मौर्य डायट प्रवक्ता अम्बेडकर नगर, डॉक्टर कल्पना खंड शिक्षा अधिकारी रानी की सराय, राजनाथ तिवारी एडीओ पंचायत रानी की सराय एवं ग्राम प्रधान पूजा चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और शासन की योजनाओं के बारे में विस्तार से व्यक्त किया। वहीं उक्त अवसर पर बाबूराम यादव, राकेश सिंह, जयप्रकाश, विजय, पायलट, कमलेश भारती, शैलेंद्र यादव, राकेश तिवारी, नेहा, प्रीति, ललिता, विनोद सिंह, मिठाई लाल, अनिल पासवान, नागेंद्र राम, संतोष राय, आरती सिंह, ब्रिजभान एवं समस्ते
आरपी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमोद राय और संचालन विद्यासागर ने किया। प्रमुख महोदय, हमारे प्रधान मैडम, हमारे यहाँ अभिभावकगण, हमारे सभी टीचर्स, ARPs, हमारे संकुल शिक्षक, नोडल महोदय, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का ये पहला प्रोग्राम है जो मेरे कार्यकाल का है। शानदार है, काफ़ी शानदार है और मुझे बाबूलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इन्होंने पहला कार्यक्रम बेहद शानदार किया है और आगे भी ये करते रहेंगे। इस प्रांगण में आकर मुझे जो है ज़्यादा खुशी इसलिए मिल रही है कि यहाँ के बच्चे भी आए हुए हैं और डिसिप्लिन में है। और डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा मायने रखता है। आप कितने भी छोटी उम्र के हो, कितने भी बड़ी उम्र के हो, लेकिन अगर वो आपकी ज़िंदगी में है तो आप सफल हैं। और इस सफलता के मद्देनज़र जो मेरी कार्य योजना है वो ये है कि हम किसी भी कीमत पे इस ब्लॉक को निपुण बना के मानेंगे और आप सभी सहयोग इसमें देंगे। मैंने शुरू कर दी है। यहाँ बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो भी बदलाव में थी और बदलाव आपने स्वीकार किया है, आप स्वीकार करें इसको, लेकिन पॉजिटिव। कुछ लोग इसको शायद नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ये आपके लिए आज नहीं, आजीवन के लिए ये बदलाव आपको सार्थक महसूस होगा। मैं प्रमुख जी से फिर से गुजारिश करना चाहूँगी कि कायाकल्प के लिए थोड़ा सा हमारी रानीसराय को हेल्प कर दें, ताकि हम आपको प्रांगण, आप हमें अच्छा दें और मैं आपको बेहतर इंसान बना के दिखाऊंगी और वो संसाधन आपको दूंगी कि आपकी तरह हमारे बच्चे यहाँ प्रमुख की तरह बैठ के दिखाएंगे और मेरी तरह ऐसे अधिकारी बन के दिखाएंगे, आपकी तरह हमारे टीचर्स होंगे और ये बच्चे आपसे इसी तरह, जैसे आपने कहा कि इसी प्रांगण से आप पढ़कर आए हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे कहेंगे कि एक समय हमारे प्रमुख जी आए थे और मैं वहाँ प्रमुख की तरह यहाँ बैठा हुआ हूँ। और कोशिश मेरी यही है कि मैं एक एक सब्जेक्ट, एक एक पार्ट अपने हर टीचरों को रटवा दूँ और ये कोशिश सार्थक ही रहेगी मेरी। मुझे खुद भी याद है, आज अगर शुरू हो जाऊँ तो शायद मैं ख़त्म नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि मैंने जो एजुकेशन की एक एक लाइन जो होती है उसको सार्थक किया है। कोशिश हमारी आरपीज भी कर रहे हैं, बट थोड़ा कम। मैं चाहूँगी कि आज वो प्रॉमिस करें कि आजमगढ़ में एक शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है। अब इस मामले में न्याय की गुहार लगाने पीड़िता और पीड़िता के परिजन एसपी दरबार पहुंचे हैं। अपने दिए गए ज्ञापन में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से कहा है कि सुनीता पत्नी शुबाद, जो रामवास जनपद आजमगढ़ की निवासिनी है, जिसकी उम्र अभी नाबालिग है, उसको 23 नवंबर को रात्रि के 8 बजे एक व्यक्ति बेला फुसलाकर, जिसका नाम सिवल और माखन है, मुंबई लेके चला गया और वहाँ 8 माह मुंबई में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया, नशा की गोली भी देता रहा। अब इस पूरे मामले में किसी तरीके से उसके चंगुल से छूटकर आई पीड़िता अब एसपी से न्याय की गुहार लगाने वहाँ पहुँची है। सुनिए क्या कुछ कहा पीड़िता और पीड़िता के परिजनों ने। क्या घटना हुआ आपके साथ कि यहाँ एसपी ऑफिस में न्याय आई? 23 नवंबर को एक लड़का ने मुझे भगाकर मुंबई ले गया, शादी का झांसा देकर शादी करने के लिए। मुंबई 8 महीने मुझे रखने के बाद मुझे नशा की दवा देता था। दवा देने के बाद तरह तरह के लोग आते थे, मुझे मारता था, पीटता था। फिर मैं वहाँ चाहे जैसे कर घर पे माँ के पास आई, फिर माँ को लिया कर थाने में गए। थाने में करने के बाद हम लोग मुकदमा, कोई सुनवाई नहीं। वहाँ तरवा भेजते थे, तरवा से मेनगर भेजते थे, हम लोग कोई नहीं सुनवाई हुई। कौन है वो लड़का? सिबल है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम कबूतरा। आप उसको जानती हैं? जी। हा? जी। अभी एसपी साहब से आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? बोले हैं कि हो जाएगा मुकदमा दर्ज। क्या चाहती हैं आप लोग? उसे सजा मिले कड़ी से कड़ी। क्या नाम है? सुनीता। कहाँ के रहने वाले? जी सर। हाँ, कहाँ के रहने वाले? मालपार थाना मेनगर। क्या मामला है आपके साथ? सर मेरी बच्ची 16 साल की उम्र है, कबूतरा का लड़का है, भगा करके ले गया। 8 महीने रखा। 8 महीने रखने के बाद उसको जो है कि नशे की दवा देता था, मारपीट करता था, अनेक लोग आते थे। इस कारणवश लड़की किसी तरह निकल करके वहाँ से आई मेरे पास 14। कौन है वो लड़का? सिवल है, ग्राम कबूतरा का। इसको जानती हैं आप लोग? जी सर। तो इस शिकायत थाने पर की थी? हाँ, वो क्या बोलते हैं, दरख्वास्त दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप? हम लोग मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं। अभी एसपी आप कप्तान साहब से मिली, क्या आश्वासन? जी सर। अभी कप्तान साहब से मिली, क्या आश्वासन? बोले हो जाएगा। एक खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां विकासखंड पसगांव की ग्राम पंचायत पिपरिया, जिसके निवासी राम लखन पुत्र राम बहादुर, जो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं,
जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में था। सत्यापन करते समय सचिव ने अपात्र कर दिया। दिव्यांग व्यक्ति ऑफिस से चक्कर काट रहा है। गरीब और कमजोर व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। दिव्यांग व्यक्ति झोपड़े में रहने को मजबूर है। आगे देखना है कि कुछ अधिकारी दिव्यांगों को क्या आवास दिला पाते हैं या नहीं। अभी कोई दिक्कत हो तो वो सर्वे करवा के बताओ। आपका सूची में नाम है, पक्का मालूम है? नहीं, सूची में नाम ही नहीं है। हाँ, अच्छा 7 लोगों का है, मेरा नाम ही नहीं। सर्वे साथ में मोदी जी ने तो वादे किए थे कि विकलांगों को छत मिलेगी, तो क्या इस पे कहना है आपको? छत में ये त्रिपाल डाल के रह रहा हूँ। क्या आपका? मेरा नाम राम लखन। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ चित्री अभी। क्या करने यहाँ है? यहाँ मैं आया सिक्योरिटी छताप लोगों की सर्वे करके लाई और सबका नाम है, मेरा नाम छूटा हुआ है। और मेरा कच्चा मकान था, मैं 5 भाई हूँ और वो भी गिर गया। मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ। सिक्योरिटी 2 बार सर्वे करके लाया और मेरा सबका नाम है, मेरा नाम नहीं। कौन सेक्रेटरी है आपके वहाँ? अभी तक भदौरिया थे और अब चेंज हो गया। हाँ, उसका दूसरे वाले का मालूम नहीं। प्रधान ने क्या कहा? प्रधान ने बोला हम तो भेजे हो, हम तो कोशिश करेंगे दिलवाने की, लेकिन जब उसमें नाम ही नहीं मेरा आ रहा तो उसमें प्रधान जी क्या करें। अच्छा, यहाँ किस अधिकारी से मिलेंगे? मैं सीडीओ के पास आया हूँ, सीडीओ को मिलूंगा और फिर डीएम को मिलूंगा। अच्छा, अगर नहीं आवास आपका आता तो क्या करेंगे? नहीं आवास आपका आता तो क्या करेंगे? नहीं आवास आएगा फिर मैं यहीं कचहरी में रहेंगे, विकास भवन में रहेंगे। कई % विकलांग हैं आप? 80%। और ये खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था और लुटेरा मुगल शासक औरंगजेब आया और उसने भगवान कृष्ण के मंदिर को लगभग 1670 में तोड़ा और उसमें भगवान कृष्ण के जो विग्रह थे, मूर्तियाँ थी, वह सभी अष्टधातु हीरा जवाहरात से जड़ित थी। तो मुगल शासक लुटेरे औरंगजेब ने भगवान की मूर्तियाँ को लूटा और सोना चांदी हीरा जवाहरात को अपने खजाने में शामिल किया और जो भी अवशेष बचे उन अवशेषों को मंदिर के मटेरियल के साथ में वहीं पर चबूतरा में दबा दिया और उस चबूतरे के ऊपर एक बिल्डिंग बनाई जिसको कथित ईदगाह कहते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्तियों का जामा मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। देवकीनंदन महाराज अपनी पब्लिसिटी के लिए यात्रियों से झूठ बोल रहे हैं। मुगल शासक लुटेरे थे और भारत मठ मंदिरों से मूर्तियों को सोना चांदी को लूट कर ले गए। किसी लेखक ने लिख दिया तो हम उस बात को कैसे यकीन करें। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की मूर्तियों का जामा मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। यदि ASI सर्वे करानी है या खुदाई करानी है तो मथुरा ईदगाह मस्जिद की करवाएं। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में कुछ नहीं है। देवकीनंदन महाराज लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था और मंदिर इतना विशाल था कि वह मंदिर आगरा से दिखता था। 1670 में औरंगजेब आया, उसने भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ा और तोड़ करके उसमें जो मूर्तियां थी, जो विग्रह थे, वो अष्ट धातु के थे और हीरे जवाहर से जड़ित थे। उस मुगल शासक लुटेरे ने उन हमारे भगवान कृष्ण की मूर्तियों को लूटा और लूट करके उसमें से सोना चांदी हीरा जवाहरात उसने अपने खजाने में शामिल कर लिए। जो अवशेष बचे, जो विग्रह के जो अवशेष थे, उनको उसने भगवान कृष्ण के मंदिर के जो मटेरियल था वहीं उसको सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक चबूतरा बनाया। उस चबूतरे पर उसने एक बिल्डिंग बनाई जिसको आज कथित ईदगाह कहते हैं। देवकीनंदन महाराज झूठ बोल रहे हैं। हमारे भगवान कृष्ण का कोई भी विग्रह आगरा के जामा मस्जिद में नहीं है। किसी लेखक ने लिख दिया तो हम उसको सत्य नहीं मान सकते। इस बात का प्रमाण है कि भगवान कृष्ण के विग्रह मथुरा की ईदगाह मस्जिद में दबे हुए हैं। जितने भी हमारे भगवान कृष्ण के अवशेष थे वो मटेरियल के साथ मथुरा की ईदगाह मस्जिद में है और आप खुदाई करने जा रहे हैं जामा मस्जिद की। ये तो गलत है। यदि आपको मस्जिद की खुदाई करनी है तो मथुरा ईदगाह मस्जिद की खुदाई करो। यहाँ भगवान के
मूर्तियों के अवशेष भी हैं और जो प्राचीन मंदिर के शाखे जैसे शंख था, शेषनाग के निशान हैं, स्वास्तिक के निशान हैं, प्राचीन शिलालेख हैं, जितने भी प्राचीन हिंदू मंदिर के शाखे हैं वो सभी शाखे मथुरा ईदगाह मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं। यदि आपको ASI सर्वे करवानी है तो मथुरा मस्जिद भी करवाओ, पूरे साक्ष्य मिल जाएंगे। आगरा जामा मस्जिद का मामला बिना बात के तूल उछाला जा रहा है। देवगिरिंदर महाराज अपनी पब्लिसिटी कराना चाहते हैं, जामा मस्जिद से हमारा क्या लेना देना। हमारा मंदिर तो मथुरा में था, प्राचीन शाख के मथुरा ईदगाह मस्जिद के नीचे है, फिर जामा मस्जिद की खुदाई क्यों करवाए हम? मुगल शासक लुटेरे थे, इन विधर्मियों ने हमारे भगवान कृष्ण की मूर्तियों को लूटा, हीरा जवाहर सोना चांदी सब लूट के ले गए। जामा मस्जिद से मथुरा की मूर्तियों का कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष रहे अजय राय पूर्व विधायक को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर उत्साहित कांग्रेसियों ने जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में बाजे गाजे के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हुए मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया और अजय राय की नियुक्ति पर उन्हें बधाइयाँ दी और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि अजय राय के परिवार का कांग्रेस से बहुत पुराना नाता रहा है। इनके भाई अवधेश राय कांग्रेस से जुड़े रहे। इनके बड़े पिता श्री नारायण राय 1969-70 में वाराणसी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। स्वयं अजय राय 5 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने किसानों, मजदूरों, अधिवक्ताओं, छात्रों के समर्थन में अनेक आंदोलन किए। 2015 में साधु संतों के आह्वान पर प्रतिकार यात्रा के दौरान अजय राय सहित 81 लोगों के विरुद्ध प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें तमाम वर्तमान समय के मंत्री, विधायक भी शामिल थे। अजय राय को छोड़कर बाकी सभी लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को वापस लिया। इसके बावजूद भी सरकार उन्हें झुका नहीं सकी। अजय राय की नियुक्ति से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नया उत्साह है और उनकी नियुक्ति पर आजमगढ़ कांग्रेस की तरफ से उन्हें बधाई और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। आगे आने वाले दिनों में यूपी कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। सुनिए। जी, मेरा नाम अजीत राय है। मैं जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ और आपके माध्यम से सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए जनाधार के लिए पार्टी वर्षों से संघर्ष कर रही थी, लेकिन आज ऐसे नेता, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे जननेता को प्रदेश की कमान संभालने का अवसर दिया है, जिससे कि आने वाले लोकसभा में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और पुनः मैं सभी बड़े नेताओं का, अपने शीर्ष नेताओं का सादर आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बहुत अच्छा परिणाम लाने वाले हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर खुशी मनाए, क्या उद्देश्य? हम लोग खुशी इस उद्देश्य से मना रहे हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आज हमारे आदरणीय अजय राय जी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और हम लोगों को इस चीज़ की अपार खुशी है। ऐसा संघर्षशील व्यक्ति जब हम लोगों को मिला है कि जिससे आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में हम दमखम के साथ आगे बढ़ेंगे। माननीय अजय राय जी का संघर्षों का इतिहास रहा है, चाहे मजदूरों का मामला हो, चाहे अधिवक्ताओं का मामला रहा हो, चाहे छात्रों का मामला रहा हो। उन्होंने बड़े प्रभावी ढंग से आंदोलन किए हैं और इनके परिवार में पहले से ही लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इनके बड़े पिताजी श्री हरिनारायण राय जी 1969-70 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे बनारस के। इनके भाई अवधेश राय वो भी कांग्रेस से जुड़े रहे और 2015 में प्रतिकार रैली में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके जुझारू होने का कई प्रमाण है जो हम लोग प्रेरित करता है आगे संघर्ष के लिए। प्रतिकार रैली में इनके साथ कम से कम 81 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए प्रशासन के दबाव में। उस समय के तमाम मंत्री मिनिस्टर भी थे, सबका नाम हट गया, लेकिन अजय राय जी का नाम नहीं हटा। लेकिन फिर भी वो सरकार के आगे झुके नहीं। बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं और आज हम लोग खुश हैं और पूरे आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि ऐसा जुझारू प्रदेश अध्यक्ष हमें मिला है और इनके साथ हम मिल करके आजमगढ़ कांग्रेस को और मजबूत करेंगे।